को हम आपको बता दें कि इस वक्त जिस बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं उस खबर का दुनिया को इंतजार था। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यूके दुनिया का पहला देश बना है जहां मंजूरी मिली है और अब इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी ये वैक्सीन। यूके में सबको लगेगी ये वैक्सीन। आपको बता दें ब्रिटेन में सबको कोरोना वैक्सीन लगेगी। फाइजर कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन लगेगी। दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन जहां पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है आम जनता के लिए। आपको बता दें फाइजर की जो वैक्सीन थी उसको बताया जा रहा था कि 94.5% जो है उसमें कामयाबी हासिल हो रही थी, यानी कि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लग रही थी तो 95 लोगों में वो कारगर साबित हो रही थी। तो ऐसे में फाइजर वैक्सीन जो है ब्रिटेन में तो आ गई है और आम जनता को लगनी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान को कितना इंतजार करना होगा और क्यों हम फाइजर की वैक्सीन को लेकर अभी तक मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनिल गोयल जी, इंतजार और कितना लंबा होगा हिंदुस्तान में इस खुशखबरी पहुंचने का, क्योंकि ब्रिटेन में तो अब आम जनता को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो यानी कि वैक्सीन तो दुनिया में आ गई है, हम कितना इंतजार करें? जी देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि हमको एक सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में बात करना पड़ेगा। अगर फाइजर की बात करें तो हिंदुस्तान में इसको जल्दी आने की संभावना कम नजर आती है। उसके कारण है कॉस्ट है, जो उन्होंने कहा $19.5 पर डोज होगी, 2 डोज का मतलब $39। सेकेंड पार्ट है उसका स्टोरेज जो -94 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है और उसी को ट्रांसपोर्टेशन भी उसी टेम्परेचर पर करना है। तो हिंदुस्तान में अगर देश के कोने कोने में पहुंचना है तो लॉजिस्टिक्स की उसमें समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर ब्रिटेन में ये अवेलेबल है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोगों को वैक्सीन हिंदुस्तान में भी हो सकता है मिले, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर, मास लेवल पर मुझे लगता है फाइजर की वैक्सीन जो कि एक मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है अभी शायद नहीं मिलेगी। तो लेकिन हाँ, के लोगों को कॉस्ट आपके साथ में दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन स्वाति महेश्वरी जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी कि अगर फाइजर की वैक्सीन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं ऊंचे दामों पर एक महंगी वैक्सीन भी खरीदना अगर चाहते हैं, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार इसे मुहैया कराएगी? ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं पहले कम से कम वो अपना सेल्फ वैक्सीनेशन शुरू करें, क्योंकि सरकार ने तो वैसे भी कह दिया है कि वो हर एक को वैक्सीन खुद नहीं लगवाने वाली है आपने। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस वैक्सीन को लेकर के वो इसकी स्टोरेज का जो इसका रिस्ट्रिक्शन है कि इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना ही होगा। ये जो एक इसका पैमाना है ये अभी दिक्कत कर रहा है, इसकी वजह से परेशानी है। जबकि कंपनी ने साफ ये बात बोली है कि वो थर्मल शिपर्स तैयार कर रहे हैं जिसमें ड्राई आइस में इस टेम्परेचर को 15 दिन तक मेंटेन किया जा सकेगा, और अगर उसके ड्राई आइस को चेंज करें तो वो और लंबे समय रह सकता है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि केवल कंट्री तक वैक्सीन का पहुंचना जरूरी नहीं है, हमें वैक्सीन को दूर दराज एरियाज तक पहुंचाना है जहां शायद कभी लाइट भी नहीं आती, या जहां पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ तरह तरह की जो हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वहां तक इस वैक्सीन को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसको आप एक टेम्परेचर पे रखना है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब कहीं ना कहीं कंपनी भी ये प्रयास कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक ये वैक्सीन जो है वो इस टेम्परेचर पर जो है हम कैसे बाहर मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी कंपनी भी साफ ये तो कह चुकी है कि हम इसे -70 डिग्री से तो नहीं हटा पाएंगे, लेकिन हम कोई तरीके ढूंढते हैं जिससे कि हम इसको उस टेम्परेचर पे मेंटेन कर पाए बाकी दूर दराज इलाकों में भी। लेकिन जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने भी अभी बोला, ये एक बड़ी समस्या भारत के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो डीप रेफ्रिजरेटर्स नहीं है। हमारे यहाँ जो कोल्ड चेन सिस्टम है वो रेफ्रिजरेशन पे जो रखे जाने वाली वैक्सीन है उनको आसानी से पहुंचा पाती है। चलिए, तो क्या कुछ हिस्से तक, बिल्कुल कुछ हिस्से तक, कुछ लोगों तक या कुछ जगह इसके ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम हो सकता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल, तो ये समझा जाए कि फाइजर की वैक्सीन जो है हिंदुस्तान अभी मौजूदा जो कंडीशन है इस वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई नहीं आ सकती है, चाहे कोई प्राइवेटली ही उस वैक्सीन को प्रोक्योर करना चाहे, लगवाना चाहे अपनी कॉस्ट पर। यह मान लिया जाए कि फाइजर की वैक्सीन इंडिया के लिए टोटल नो है अभी। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि जो वैक्सीन है नॉर्मली सरकारें खरीदती हैं और कम पैसे पर जनता तक पहुंचाती हैं।
तो यहाँ एक तो खरीदने का कॉस्ट का इशू है, लेकिन जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ उसका स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। मैं फिर से एक बार ये ऐड करना चाहता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी पैरेलल चल रही है। अदूर पूनावाला सीईओ और सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन वो भी अपना अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटीज को। तो हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक में हिंदुस्तान में भी कुछ इमरजेंसी वैक्सीन जो सिर्फ 250 रुपए की उनकी कॉस्ट बता रहे हैं और सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे, ऐसा मेरा अनुमान है अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिपोर्ट्स फ्रॉम अदूर पूनावाला सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हाँ, ऑब्वियसली फाइजर की वैक्सीन का हिंदुस्तान में मास डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ा डाउट नहीं, बिल्कुल मास डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो क्या अगर कुछ लोग जो हिंदुस्तान का एक क्लास है जो अफोर्ड कर सकता है वैक्सीन, क्या उनके लिए इसको लाने पर विचार हो सकता है या बिल्कुल नहीं आएगी? अभी कोई डिस्पैरिटी सरकार चाहती नहीं है कि क्रिएट हो? निश्चित रूप से उस पर विचार हो सकता है जी, निश्चित रूप से उस पर विचार हो सकता है और विचार होना भी चाहिए। दोज हु कैन अफोर्ड, नहीं तो यहाँ हिंदुस्तान में वो ब्लैक मार्केट होने लगेगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां मैं जानता हूँ जो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है लेकिन ब्लैक मार्केट में वो अवेलेबल है ड्रग। तो इसलिए इसको ऑथराइजेशन हिंदुस्तान को कर देना चाहिए, जो को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको वो जो मेंटेन कर सकते हैं स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, तो आपका सुझाव सरकार को यही है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अफोर्ड कर सकता है इसका स्टोरेज, इसका ट्रांसपोर्टेशन, और अगर क्लाइंटेल है जो अफोर्ड कर सकता है तो वो जरूर होना चाहिए। स्वाति जी से भी हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फाइजर ने भले ही 90 से 95% कामयाबी का मुकाम छू लिया है, लेकिन एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो फाइजर की वैक्सीन और भारत के बीच की रुकावट माना जा रहा है। फाइजर की वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि इसे एक्सपायरी से बचाने के लिए तकरीबन -70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में रखना होगा, और भारत जैसे गर्म देश में न तो कुदरती ऐसा तापमान है और न ही ऐसे एडवांस डीप फ्रीजर्स मौजूद हैं। तो गुड न्यूज ब्रिटेन में आ गई है, हिंदुस्तान को इंतजार है। डॉक्टर स्वाति, वैक्सीन को लेकर जब इस तरह से इमरजेंसी उनका अप्रूवल लिया जाता है तो आम लोग में, खासतौर से हिंदुस्तान जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई नहीं है, बहुत सारे सवाल होते हैं, डर होता है कि क्या हम ऐसी वैक्सीन जो अभी इमरजेंसी अप्रूवल जिसने लिया है, कैसा ट्रायल होगा, लगवानी चाहिए कि नहीं, इस लोगों के डर को भी निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के मन में ये प्रश्न रहा है महामारी के समय में कि क्या कभी वैक्सीन आएगी, क्योंकि WHO अगर आपको याद हो तो उसने साफ यहाँ तक कहा था कि हो सकता है कि कभी इसकी वैक्सीन बने ही नहीं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा दिन है कि आज वैक्सीन आ गई है और अब हम ये देख रहे हैं मंजर कि आने वाले समय में ये पेंडेमिक, ये महामारी खत्म होगी, क्योंकि जिस तरह से ये वेव्स में बार बार आ रही है, सभी के मन में ये शक आ रहा था कि आखिर कब खत्म होगी। तो एटलीस्ट हम उसकी तरफ बढ़ गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे मेट्रोज में, हमारी जो मेट्रो सिटीज है, वहां ये वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्ध भी होनी शुरू हो, जिसमें अभी समय लग सकता है, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आएगी जरूर। दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में जो एक ये डर है वैक्सीन को लेकर के, इसके लिए भी देखिए जितने ट्रायल्स हो रहे हैं, ये बात तो सही है कि वैक्सीन बनाने में समय लगता है और इतनी जल्दी वैक्सीन अभी तक कभी भी विश्व में नहीं आई है, पहली बार है। लेकिन फिर भी सारी कंपनीज ने एक बड़े पॉपुलेशन को लिया है। जैसे कि अगर फाइजर की ही बात करें तो 40,000 लोगों के ऊपर फेज 3 ट्रायल किया गया है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। और अगर उन लोगों में कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है ऐसा, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बाकी पॉपुलेशन है उसमें भी कोई ऐसा खास साइड इफेक्ट सामने नहीं आएगा। लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा कॉशन जरूर रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी स्टडीज हैं, कम समय में की गई स्टडीज हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है देखा जाए तो। अगर हम कोरोना की महामारी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें वैक्सीन लेना ही होगा, वही एक तरीका है। और अगर कंपनीज इस बात का दावा कर रही हैं कि उन्होंने ट्रायल्स बहुत अच्छे से करे हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी को भी, क्योंकि देखिए आपने देखा था एस्ट्राजेनेका का ट्रायल रोका गया था जब कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए थे, वहीं जॉनसन एंड जॉनसन के ट्रायल को भी रोका गया है। तो कंपनीज हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी अगर साइड इफेक्ट हो रहा है या दुष्प्रभाव हो रहा है तो ट्रायल को तुरंत रोका जाए, देखा जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है और फिर ही ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। तो हमें कहीं ना
कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होगा। चलिए, कुछ भरोसा भी रखना होगा। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए लोगों को भी जागरूक होना होगा और आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर अनिल गोयल, हमें ये भी समझा दीजिए कि अभी हिंदुस्तान में जिस तरह से आपने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो कह रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे, तो अगर एक आम हिंदुस्तानी मान के बैठे, कब तक वैक्सीन आ सकती है और उस वैक्सीन का जो सक्सेस रेट है वो कितना है अभी जो फर्दर ट्रायल्स हुए हैं उसको निकल कर जो आया? फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में इन्होंने भी बोला है कि 90% में है अगर हम हाफ डोज देते हैं, और इनकी भी 2 डोज देने की इन्होंने बात किया है। दूसरा बात आपने पूछा कि ये कब तक आने की उम्मीद है, तो वैसे मैंने पहले भी बताया कि इनके सीईओ मिस्टर अतुल पूनावाला ने ये कहा है कि हो सकता है हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ये वैक्सीन हिंदुस्तानी मार्केट में आफ्टर ड्यू अप्रूवल्स ले आए। जहां तक सेफ्टी और एफिकेसी की बात है, उसमें ये वैक्सीन अभी तक किसी में कोई एनाफाइलेक्सिस, हम कहते हैं कि इसमें किसी को बहुत मॉर्टेलिटी हो गई हो या बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो गए हो, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ये देनी भी है वैक्सीन तो ऑब्वियसली जिसको भी दी जाएगी उसको थोड़ा फीवर हो सकता है, थोड़ा इंजेक्शन साइट पर दर्द हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड में जितना भी इसमें रिसर्च हुआ है किसी को एनाफाइलेक्सिस या किसी की डेथ या बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। जाइडस कैडिला, उनके हिसाब से वो हिंदुस्तान में वैक्सीन मार्च तक आने की उम्मीद है। जी, एक सवाल और है कि फाइजर जो कंपनी है, जो हम कह रहे थे कि जो प्लेयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारा स्ट्रेटा है सोसाइटी का जो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो वैक्सीन भी खरीदना चाहे तो फाइजर का कोई हिंदुस्तान में किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, तो ऐसे में, और हिंदुस्तान में ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कितनी फिजिबिलिटी है, क्या कुछ अड़चने आएंगी इस वैक्सीन को हिंदुस्तान लाने में और क्या आ भी पाएगी? देखिए, सबसे पहले इसको हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, खासतौर से कैंसर की दवाइयां, जो यहाँ हिंदुस्तान में ना उनका ट्रायल होता है ना उसका मैन्युफैक्चर होता है, और पूरा का पूरा उसका इंटेलेक्चुअल राइट्स भी विदेशी कंपनियों के पास होते हैं। वो भी दवाइयां हमारे सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव होकर हिंदुस्तान में आती हैं। तो ये प्रश्न तो वहां खत्म हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल रिपोर्ट्स, देयर रिसर्च रिपोर्ट्स, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। एक बार अगर वो अप्रूव करती है तो निश्चित रूप से कुछ जरूर प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आएंगे, कुछ जरूर बड़े बड़े अस्पतालों में वो वैक्सीन उपलब्ध होगी, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। जी, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर अनिल आप आए, और ये जो गुड न्यूज आई है पूरी दुनिया के लिए, उसको लेकर भारत में क्या कुछ होप जगी है उस पर आपने बातचीत की, हमसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, ब्रिटेन में टीकाकरण अगले हफ्ते से शुरू भी हो जाएगा, तो ऐसे में भारत में वैक्सीन कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, सरकार लगवाएगी, अलग अलग कंपनीज की मिलेंगी, कुछ कंपनीज की मिलेंगी, प्राइवेट अस्पतालों में क्या ये फाइजर की वैक्सीन भी लगा सकेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब, आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शाम 6 बजे आप देखिए हमारी खास कवरेज, खास शो वैक्सीन रेडी है, कंफ्यूजन कहां है।